हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले हम देखेंगे रबर के बारे में। तो रबर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये रबर का ट्री है और रबर के ट्री में ऐसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं और कट लगा देते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, मिल्क लाइक प्रोडक्ट निकलता है। और इसी मिल्क लाइक प्रोडक्ट्स को आगे प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट करते हैं, रबर में कन्वर्ट करते हैं। और रबर का यूज आपने देखा होगा हर जगह पर आज की डेट में रबर का यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका टायर्स के रूप में। बाकी आप घर में देखो बहुत सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं, रबर की यूज होती हैं। ठीक है, तो रबर एक आपको पता है इलेक्ट्रिकली कैसा है, ये इंसुलेटर है इलेक्ट्रिकल का। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो रबर से पास नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को रोकना हो या जहाँ पर मतलब हमें करंट ना लगे, वहाँ पर रबर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है, जो बिजली का काम करते हैं, वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं ताकि उनको झटका ना लगे। रबर के टायर्स होते हैं, रबर की मैट होती हैं, बहुत सारा यूज है इसका रबर का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज है। ठीक है, तो उसी रबर के बारे में हमें थोड़ा जानना है। फिलहाल हम जानेंगे अपनी क्रॉप के पर्सपेक्टिव से, रबर क्रॉप को कैसे ग्रो किया जाता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली बात, रबर एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है भाई। क्या है, रॉ मटेरियल है किसके लिए, रबर इंडस्ट्री के लिए। तो जो रबर की इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रबर प्लांट से आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैसे तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है जो इक्वेटर के आसपास ग्रो की जाती है। इक्वेटर आप सब जानते हो ज्योग्राफी में, 0 डिग्री वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के आसपास ग्रो की जाती है, मगर कुछ कंडीशंस में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये तो क्लाइमेट की कंडीशन हो गई कि रबर को ग्रो करने के लिए हमें इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट चाहिए, बट इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जा सकता है। और इसके लिए जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए। और क्लाइमेट में नमी होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, एयर में मॉइस्चर का कंटेंट होना चाहिए। और सबसे खास बात, रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ में टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इंडिया में रबर प्रोड्यूस की जाती है, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। आप देखोगे तो इन सभी जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होती है, हाई रेनफॉल होती है। क्या होती है, यहाँ पे हाई रेनफॉल होती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है जून के टाइम पर, तो इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा हाई रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। तो यहाँ पर आपका केरला हो जाएगा, इधर तमिलनाडु हो जाएगा, इधर कर्नाटका हो जाएगा और यहाँ पर अंडमान निकोबार हो जाएगा। और इधर की साइड में है आपके गारो हिल्स जो मेघालय में पड़ती है, यहाँ पर भी अच्छा बरसात अच्छी होती है। तो खास बात यहाँ ध्यान रखना, हाई रेनफॉल वाले एरिया में रबर ग्रो की जाती है और मॉइस्ट एरिया होना चाहिए, ह्यूमिड एरिया होना चाहिए। दूसरी क्रॉप दे रखी है फाइबर क्रॉप्स। तो ध्यान रखना, फाइबर में 4 प्रकार की क्रॉप यहाँ पे दे रखी हैं। नंबर 1 कॉटन, नंबर 2 जूट, नंबर 3 हेम्प और नंबर 4 है आपका नेचुरल सिल्क। ये 3 जो क्रॉप हैं आपकी, ये तो ग्रो की जाती हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। किसके थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, सॉइल में ग्रो किया जाता है। और नेचुरल सिल्क जो है, इसके लिए हमें क्या है, सिल्क का जो वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म, उसका हमें रियरिंग करनी पड़ती है, सिल्क वॉर्म की रियरिंग करनी पड़ती है। और सिल्क वॉर्म की रियरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेशम के कीट का पालन कर रहा है, किसके लिए, सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। तो फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन, जूट, हेम्प, ये तो आपको पता है कि क्रॉप से ग्रो की जाती हैं और इनको सॉइल में ग्रो किया जाता है। जबकि सिल्क की बात करें तो सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, ये देखो, ये है रेशम का कीड़ा। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोकून। तो कोकून से क्या मिलती है हमें, सिल्क वॉर्म मिलती है। ठीक है, तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। तो ये जो सिल्क वॉर्म होता है, इसको क्या खिलाया जाता है, ये मलबरी की लीव्स खिलाई जाती हैं, जिसको हम हिंदी बोलते हैं सहतूत, सहतूस या सहतूत बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी पत्तियों पर ये जीता है कौन, सिल्क वॉर्म। और फिर ये क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोकून। और कोकून से ही मिल जाती है हमें सिल्क, मिल जाती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है ये। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट डू यू मीन बाई सेरीकल्चर, तो क्या बताओगे, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, तो किसकी रियरिंग करना, रियरिंग का मतलब पालना, किसको पालना,
सिल्क वॉर्म को पालना, किसके लिए पालना, फाइबर क्रॉप के लिए पालना, सिल्क फाइबर के लिए पालना, तो ये क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। कॉटन की बात करें तो कॉटन, ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि कॉटन की जो शुरुआत है वो इंडिया से ही हुई है। कॉटन का जो प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कपास, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, इसकी शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और 2016 की बात करें तो भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है कॉटन के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कॉटन ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे लिए। तो नंबर 1, कॉटन को ग्रो किया जाता है ड्राइयर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। भारत का जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, आपको बताएं ये इंडिया का नीचे वाला भाग है डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू में आप सबको पता होगा यहाँ पर पाई जाती है कॉटन ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल पर क्या है, कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉइल का नाम ही क्या रख दिया, कॉटन ब्लैक सॉइल इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो कॉटन ग्रो वेल इन ड्राइयर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के जो ड्राई वाले पार्ट है जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पर कॉटन की खेती अच्छी होती है। इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए और लाइट रेनफॉल हो और इरिगेशन भी चाहिए अगर रेनफॉल नहीं हो रही है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला जो पड़ता है, ठीक है, पाले से फसल बर्बाद हो जाती है, तो पाला नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फसल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और जब ये मैच्योर होता है, कॉटन जब मैच्योर होता है, अपनी लास्ट फेज में होता है, तो उस समय पर सनशाइन चाहिए। कॉटन एक खरीफ की क्रॉप है और इसको ग्रो होने में लगभग मैच्योर होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। कहाँ कहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। अगली क्रॉप है हमारी जूट। तो यहाँ पे फोटो देख लो आप, ये जूट का लकड़ी है, स्टेम है, और इसमें से स्टेम को छील छील के स्टेम से ही क्या बना लेते हैं, जूट निकाला जाता है। जो फाइबर होता है वो स्टेम में होता है इसकी में, तो स्टेम को क्या करते हैं, छील लेते हैं और उससे स्टेम निकलता है। ये प्लांट है किसका, जूट का प्लांट है, ठीक है। तो जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं, देखो ये गोल्डन कलर का सा दिखता है, ये देखो, ये जूट से क्या बनाया गया है, ये रस्सा बनाया गया है, ठीक है, ये रस्सी है और ये जूट के बैग बने हुए हैं। तो जूट को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस फाइबर को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, तो आपको बताना है जूट के फाइबर को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जूट ग्रो करने के लिए, जूट की फसल ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोन होनी चाहिए। फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, वहाँ पर पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और इसको वहाँ पर ग्रो किया जाता है जहाँ पर सॉइल हर साल अपने आप को क्या कर लेती है, रिन्यू कर लेती है। साथ ही साथ में जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है जूट की, तो उस समय हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जूट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने के नाते इसका यूज कई जगह पर किया जाता है, जैसे गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका जूट का मार्केट कम होता जा रहा है, और सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जैसे नायलॉन के जो पैकेजिंग मटेरियल है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसके सामने चैलेंज क्या है, इसके सामने चैलेंज है सिंथेटिक फाइबर्स, और साथ के साथ में इसकी हाई कॉस्ट, इसकी वजह से इसकी डिमांड थोड़ी कम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी रिलेवेंट। और ये इसके कई सारे यूजेज यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जूट का फाइबर है जो उसी प्लांट से निकला था जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। कहाँ कहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।